जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। और आज हम लोग लेके आ गए हैं अपना फुल सिलेबस टेस्ट 49 का डिस्कशन। मैं यानी संजीव भाटिया आपको फर्स्ट 23 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। हमारे डॉक्टर एसपी सिंह सर के इस मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 46। इसमें मुझे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शोन बाय COEN होल ट्वाइस Cl2 कॉम्प्लेक्स आयन इज 3। तो अब देखिए ये जो हमारा कंपाउंड है, ये हमारा कंपाउंड है MAA होल ट्वाइस B2 टाइप का। MAA होल ट्वाइस B2 टाइप का। तो ये जो MAA होल ट्वाइस B2 होता है, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 बनते हैं, सिस और ट्रांस। हालांकि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है, इसका सिस जो आइसोमर है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। इसलिए अगर हमको इसके स्टीरियो आइसोमर्स पूछता यानी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल मिला के, तो एक हो जाता सिस प्लस और दूसरा हो जाता सिस माइनस, यानी कि सिस एंड डेक्स्ट्रो, सिस एंड लेवो एंड ट्रांस। ट्रांस हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता, तब हमारे 3 हो जाते हैं। लेकिन अगर केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मांगेगा तो हमारे 2 बनेंगे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। COEN होल ट्वाइस Cl2 कॉम्प्लेक्स आयन हैज एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। देखो EN बाइडेंटेड लिगेंड है। अब 2 EN आ गए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, और Cl2 के 2 Cl मोनोडेंटेड हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो फिर ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, इसलिए ये सही है। तो हमारा असर्शन गलत है और रीजन सही है। तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट प्रॉपर्टी। तो NiCO होल 4 में Ni की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे तो 1s2 से स्टार्ट होगा, और ये मुझे मिल जाएगा 3d8 4s2, 3d8 4s2, क्योंकि निकिल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 28 होता है। तो जब हम लोग ने 28 को इस तरीके से लिखा तो 3d8 4s2 आ गया, बिकॉज CO इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर अप हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास अब जो व्यवस्था आएगी वो व्यवस्था ये आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फुल फिल्ड हो जाएगा, और S और P खाली है मेरे पास। तो S और P में हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी और डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ये डायामैग्नेटिक है। अब अगर हम लोग NiCl4 माइनस की बात करें तो यहाँ Ni की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो Ni की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, 1s2 से स्टार्ट किया। अब मेरे को यहाँ पे 3d8 मिल गया और 4s0 मिल गया। अब अगर हम लोग ये d8 को फिल करेंगे तो d8 को फिल करते समय हमने देखा Cl इज द वीक फील्ड लिगेंड। तो जब Cl वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि यहाँ पे n बराबर 2 होगा, और इस वजह से ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और यहाँ पर ये लिखा है डायामैग्नेटिक, ये लिखा है पैरामैग्नेटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा 47 का। इसमें दोनों डायमेट्रिक बताई गलत है, दोनों पैरामेट्रिक गलत है। ये NiCl4 माइनस पहले लिखा है डायामैग्नेटिक, और NiCO होल 4 पैरामेट्रिक, ये भी गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ हम लोग को यहाँ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1.4 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉज डाइजेस्टेड। तो पहले यहाँ पे लिख लें W इक्वल टू है 1.4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का। According to Gildan method and the ammonia evolved was absorbed in 60 ml of M/10H2SO4। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि जो हमारा V1 है यानी H2SO4 का वॉल्यूम है वो मेरा 60 ml है,
और H2SO4 की जो मोलैरिटी है M1 वो मेरी है 1/10, 1/10। और सिमिलरली जो एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको 20 ml NaOH में पास आउट कर देते हैं। तो जो V2 है, V2 जो NaOH का वॉल्यूम है वो मेरा 20 ml मुझे दिया गया है, ये 20 ml आपको गिवन है। और इसके साथ साथ जो मेरा मोलैरिटी है, अगर हम इसको M2 मान लें तो ये M2 गिवन है 1/10, 1/10। अब इसमें हम लोग जेल्डाल मेथड के लिए फॉर्मूला याद कर लेंगे, लेकिन उसमें जाने के पहले हमें इसका वैलेंसी फैक्टर भी पता होना चाहिए। H2SO4 में 2 H होते हैं रिप्लेसेबल, इसलिए वैलेंसी फैक्टर H2SO4 का 2 होगा। और यहाँ पर NaOH में एक रिप्लेसेबल OH है, इसलिए वैलेंसी फैक्टर इसका 1 होगा। अब सर हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का बाय द हेल्प ऑफ जेल्डाल मेथड, वो फॉर्मूला है N = 1.4 इंटू मुझे मिल जाएगा M2 N2 M1 N1 V1 M1 N1 V1 माइनस M2 N2 V2 और अपॉन W। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अब इसमें आप यहाँ पर देखिएगा n का परसेंटेज निकालने के लिए 1.4 इंटू, अब देखो बेटा यहाँ पे M1 कितना दिया है 1/10, मान लो हम इसको 0.1 मान लेते हैं, तो 0.1 N1 हो गया हमारा 2, और इसमें हमारा जो V1 है वो है 60, और माइनस हम लोग कर देंगे यहाँ पर M2 मुझे कितना मिल रहा 1/10 यानी कि 0.1 इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर 1, इसका V2 20, और नीचे आ जाएगा 1.4, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो W है वो 1.4 है। अब 1.4 से 1.4 को कैंसिल कर दीजिए, और इसको देखिए ये कितना आ जाएगा 0.1, यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाए, 6 2 12 आ गया, ये 2 आ गया, तो 12 माइनस 2 यानी कि 10 आ गया, तो 10% यहाँ पे आएगा। तो मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 49, यहाँ पे कुछ एनायंस दिए गए हैं, इन एनायन की स्टेबिलिटी को हमें कंपेयर करना, तो स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंपेयर करना। तो इसमें सबसे पहले देखिए जो CCl3 माइनस है, ये CCl3 माइनस में होता क्या है, CCl3 माइनस में ये जो माइनस का इलेक्ट्रॉन पेयर है ये Cl के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया जाता है, Cl के वैकेंट 3d ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया जाता है, जिस वजह से बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी यहाँ पे आ जाती है जो सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद आपके पास जो C6H5 CH2 माइनस होगा, इसमें ये माइनस चार्ज बेंजीन रिंग के साथ डीलोकलाइज हो जाएगा, यानी रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आएगी, जो बैक बॉन्डिंग के बाद सेकेंड नंबर पर देखी जाती है। अब इसमें हमारे पास देखो क्या हुआ, अब एक हमारे पास आ रहा है, हमने C6H5 वाला भी कर लिया, हमने CCl3 वाला भी कर लिया, अब ये यहाँ पे टर्शरी ब्यूटिल कार्बन आयन है, और ये यहाँ पे आइसोप्रोपिल कार्बन आयन है, तो जितने ज्यादा CH3 ग्रुप होंगे उतना प्लस आई इफेक्ट लगेगा और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये जो हमारा आइसोप्रोपाइल कार्बन आयन है वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन आयन के। तो अभी ये ऑर्डर हमारा सही हो जाएगा, ये ऑर्डर सही हो जाएगा। अब ये हमें ढूंढना किस ऑप्शन में दिखा रहा है, तो हमारे पास जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि CCl3 माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल किस में दिखाया गया, थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में CCl3 माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर C6H5 CH2 माइनस, फिर CH3 होल ट्वाइस CH माइनस, फिर CH3 होल थ्राइस C माइनस। सो सही ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ मुझे दे रहा है कुछ मुझे कार्बोकैटायन दे रहा है, और नंबर ऑफ कार्बोकैटायंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर नॉट सेटिस्फाइड बाय
हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से सेटिस्फाइड होने के लिए अल्फा एच की नीड है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं किसमें अल्फा एच है, किसमें अल्फा एच नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए कार्बन पर 3 अल्फा एच हैं इस कार्बोकेटाइन, यानी कि कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस पे हमारे 3, फिर ऊपर 3 और इधर 2, दैट मीन्स 8 अल्फा एच इसके अंदर हैं। और ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें उसको ढूंढना है जो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज नहीं हो रहा। तो इसको तो हम क्रॉस कर देंगे। अब ये यहाँ पर देखिए टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है, तो टर्सरी ब्यूटाइल जोड़ो भाई, ये टर्सरी ब्यूटाइल है और इस पे भी टर्सरी ब्यूटाइल है, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ये यहाँ पर C, यहाँ पर C और इस पे 3 CH3, दिस वन इज द टर्सरी ब्यूटाइल। फिर इस पे CH3 CH3 CH3। तो भाई जो अल्फा कार्बन है उस पे कोई भी H नहीं है, यानी अल्फा H यहाँ पे एब्सेंट है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। एक कार्बन का जो हमारा कार्बोकेटाइन है उसमें भी अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा H का कोई सेंस नहीं है, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन से नहीं सेटिस्फाइड हो पाएगा। ये वाला कार्बोकेटाइन रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से नहीं स्टेबलाइज होगा। और ये वाला जो कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन से नहीं स्टेबलाइज होगा। और इसमें भी N से बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज नहीं होगा। तो इन सब को हम लोग ने काउंट कर लिया। ये यहाँ पर हम लोग को सही का निशान लगाना है, यानी ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। तो मुझे अब काउंट करने 1 2 3 4 5। तो मेरे पास यहाँ पे 5 ऐसे फिगर हैं जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में हमारा 5 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसमें थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे को इसमें HBr का एडिशन करना है, 2 पाई बॉन्ड है। अब ये पहले मान लीजिए हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड है इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम इसको ऐसे ब्रेक करें, अगर हम इसको ऐसे ब्रेक करें इस तरीके से, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ये जो प्लस है ये CH3 के 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव एच से स्टेबलाइज हो जाएगा, और ये जो माइनस है ये NO2 के रेजोनेंस NO2 के माइनस आई से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये ऐसे ही टूटना चाहिए। अगर हम इसको ऐसे तोड़ते हैं तो ये मामला उल्टा पड़ जाएगा। पहली बात तो ये माइनस इस CH3 के प्लस आई इफेक्ट की वजह से अनस्टेबलाइज होने लगेगा, और ये प्लस कार्बन हमारा NO2 के माइनस आई की वजह से ये डीस्टेबलाइज होने लगेगा। इस वजह से हम लोग को यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक करना होगा तो बॉन्ड ब्रेक करते समय ये ही पॉसिबिलिटी सबसे सही रहेगी। तो यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब ये जो Br माइनस है वो यहाँ पर अटैक करेगा CH3 वाले कार्बन पे, और H यहाँ पे अटैक करेगा। तो अगर हम इसको बना लें, इसको बना के देख लें अगर हम लोग, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। ये देखिए सर, ये हमको दिया गया है और इसमें हम लोग इस तरीके से रिएक्शन कराएंगे। ये यहाँ पर HBr का H प्लस हमने अटैक कर दिया, और इसको हम लोग ने ऐसे बॉन्ड को ब्रेक किया। ये वाला कार्बन इस H प्लस को जोड़ लेगा, तो मुझे ये मिल जाएगा CH3 प्लस, और यहाँ पर CH2, और ये एज इट इज लगा रहेगा। अब इसके ऊपर हमारा Br माइनस आके जुड़ जाएगा, Br माइनस, तो Br माइनस इस पे आके जुड़ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, तो मुझे ये कंपाउंड मिल जाएगा CH3
और इस कार्बन पे Br। अब ये इस डबल बॉन्ड को हमें ब्रेक करना, तो अगर इस डबल बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे और इस डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दें तो प्लस इधर आएगा तो NO2 की वजह से डीस्टेबलाइज होगा। और अगर ये ऐसे हम लोग ब्रेक कर दें, अगर हम लोग इस डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करें, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पे ये माइनस NO2 से स्टेबलाइज होगा। इसलिए अब हमारा फिर से इस पे H प्लस का अटैक होगा और मुझे ये फिगर मिल जाएगा। ये फिगर मुझे मिल गया, यहाँ पर CH3, यहाँ पे Br, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे बेटा कार्बोकेटाइन। अब देखिए, अब फाइनली जो ब्रोमाइड न्यूक्लियोफाइल है हमारा, वो इस पे इस कार्बन पे अटैक कर देगा। तो मुझे फाइनल फिगर देखो क्या मिल जाएगी। फाइनल फिगर में एक ब्रोमो CH3 वाले कार्बन पे जुड़ा है और दूसरा ब्रोमो NO2 के बगल वाले कार्बन पे जुड़ा है। अब मुझे देखना है कि ऐसा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा। तो ये Br में, लेकिन इसमें NO2 वाले पे जुड़ा है, इसमें भी NO2 वाले पे जुड़ा है, इसमें NO2 के बगल में जुड़ा है, लेकिन CH3 के बगल में भी जुड़ा है। ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए 51 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्यूटाइन 2 आपको दिया गया है और ये ब्यूटाइन 2 में Na लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन हो रही है। तो Na लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन हो रही है, तो अब हम लोग यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 पे Na लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर ट्रांस एडिशन हो जाएगा और इसकी वजह से हमारे पास ट्रांस एल्कीन मिल जाएगी। हमें ट्रांस एल्कीन मिल जाएगी। सो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 H H। और अगर अब हम लोग इसमें, ये हमारी कैसी एल्कीन है, ट्रांस, और इस पे हम लोग डाइल्यूट KMnO4 यानी कि बेयर रीजेंट की रिएक्शन कराएंगे। बेयर्स रीजेंट की रिएक्शन कराएंगे। ये डाइल्यूट KMnO4 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठंडा कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। तो बेयर्स रीजेंट से रिएक्शन कराएंगे, तो बेयर्स रीजेंट से रिएक्शन करने पे हाइड्रोक्सिलेशन होगा या ग्लाइकोलाइजेशन होगा और ये हमारा सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन। तो अगर यहाँ पे ट्रांस में सिन एडिशन होगा तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा CH3C H OH C H OH CH3, यानी कि या तो ये डेक्स्ट्रो मिल जाएगा और या फिर लेवो मिल जाएगा, यानी एक रेसिमिक मिक्सचर मुझे मिलेगा और इसमें मीजो नहीं मिलेगा। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका जो प्रोडक्ट होगा उसमें मीजो आइसोमर्स कितने होंगे। तो अगर मीजो आइसोमर्स पूछता कितने होंगे तो 0 हो जाता और सेकंड ऑप्शन हो जाता, लेकिन इसमें पूछा नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो हम लोग इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, 2 ऑक्सीजन। अगर इसमें पूछता कि मीजो आइसोमर्स कितने मिलेंगे तो मीजो हमारा 0, क्योंकि ये सिन एडिशन है और सिन एडिशन में वैसे सेम तरफ OH आता है, बट क्योंकि ट्रांस में अगर सिन करोगे तो D एंड L मिलेगा। तो D एंड L में हमने इस OH को अपोजिट साइड कर दिया है और हमारा मीजो 0 है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो आप कहीं भी रखें, दोनों सेम साइड OH रखें या अपोजिट साइड OH रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग, यहाँ पर हम लोग AlCl3 की प्रेजेंस में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराना चाह रहे हैं। एक बेंजीन लिया है और एक हमने एरिल हैलाइड या एल्किल हैलाइड या वेनाइल हैलाइड एलाइल हैलाइड लिया। तो देखो इसमें कह रहा कि विच ऑफ दीज रिएक्शन आर पॉसिबल
रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल स्थितियों में कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो इसमें देखिए क्लोरोबेंजीन में क्या हो रहा है, ये क्लोरोबेंजीन में ये बॉन्ड रिजिड हो गया, इसलिए Cl का टूटना डिफिकल्ट है, इसलिए ये आसानी से हमारा इलेक्ट्रोफाइल नहीं जनरेट होगा। तो जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट बनना थोड़ा सा मुश्किल होगा नॉर्मल कंडीशन में। इसमें देखिए Cl2 एक्सेस है एनहाइड्रस AlCl3 में, तो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लग जाएगा और मुझे यहाँ पे मिल जाएगा हेक्साक्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। तो ये वाला आपका रिएक्शन बिल्कुल सही है। इसको आप देखिए, इसमें मेरा फिर ये Cl वेनाइल क्लोराइड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा रेजोनेंस की वजह से, डबल बॉन्ड क्रिएट करने की वजह से बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। Cl इजिली AlCl3 के साथ रिमूव नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जल्दी जनरेट नहीं होगा, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फ्रीडल कार्ब रिएक्शन नहीं हो पाएगी, इसलिए सामान्य स्थितियों में ये रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये एलिल ग्रुप है, एलिल ग्रुप का कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन होगी, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। एलिल ग्रुप में स्टेबिलिटी बन रही है कार्बोकैटायन की और वेनिल ग्रुप में स्टेबिलिटी नहीं बन रही है कार्बोकैटायन की। तो इस तरीके से विच ऑफ द दीज रिएक्शन फॉलो आर पॉसिबल, तो बी पॉसिबल है और डी पॉसिबल है, तो बी पॉसिबल है और डी पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास एक कंपाउंड है और इसमें यहाँ पर हम लोग इस कंपाउंड में ध्यान रखेंगे कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको समझने के लिए ऐसे लिख लेते हैं। हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में OH हमारे पास जुड़ा हुआ, और यहाँ पर हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप या एलिल ग्रुप टाइप का जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे एल्किनिल ग्रुप। तो इसमें यहाँ पे कार्बन गिनेंगे 1 2 3, तो हम लोग इसको 3 कार्बन को ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 और 3, ये 3 कार्बन को हम लोग ने लिख लिया। और इसमें ऐसे हम लोग ने डबल बॉन्ड एक कार्बन और ले लिया, तो ओवरऑल कितने हो गए, 1 2 3 4, हमारे भी 4 हो गए। ये हमारा CH2 है, ये हमारा CH2 है, ये CH है, ये CH2 है। अब इसकी हम लोग ने HCl से रिएक्शन कराई सबसे पहले, तो HCl से जब रिएक्शन कराई तो मार्कोनी ऑफ एडिशन हो जाएगा, तो जो क्लोराइड है उस कार्बन पे आके अटैक करेगा जिस पे कम से कम H होंगे, तो हम लोग ने इसको बनाया फिर से, ये यहाँ पे ले आए और यहाँ पर लाने के बाद हमने इसमें ये H तोड़ दिया, यहाँ पर हमने बना लिया CH3 और यहाँ पर हमने बना लिया Cl, ये हम लोग ने ऐसे बना लिया Cl। अब हम लोग ने इसमें क्या किया, अब सर हमारे पास लग रहा है AlCl3 एनहाइड्रस, AlCl3 एनहाइड्रस, ये AlCl3 एनहाइड्रस यहाँ से Cl को रिमूव करेगा, इस C पे प्लस आ जाएगा और ये इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन के साथ HCl रिमूव कर देगा और H रिमूव करेगा, C डायरेक्ट जुड़ जाएगा। फ्रीडल कार्ब रिएक्शन में जो फॉर्मेशन होता हम लोग डायरेक्ट इसमें दिखा देते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास H है, तो अब इस रिएक्शन में ये HCl रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो जब HCl रिमूव हो जाएगा तो मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये इससे डायरेक्ट जुड़ गया और ये CH3,
या केवल बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसे दिखा देंगे। तो अब ये कौन सा कंपाउंड है हमारा, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है इसमें। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 55 में आइएगा, द मेजर प्रोडक्ट बी है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। तो हम लोग को इसमें देखिए बनाना है कैसे, B2H6H2O2 से रिएक्शन हो रही है, यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा तो एल्कोहल बन जाएगा, और फिर डाइल्यूट H2SO4 से वाटर रिलीज हो जाएगा तो फिर से एल्कीन बन जाएगा। अब देखें एल्कीन कौन सा बनता है इसमें। तो हम लोग एक पेज ले लेते हैं, हमारे पास जो कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 और यहां पर CH2 CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपाउंड है। तो सबसे पहले हमने इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया। तो जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करने गए, B2H6 नंबर फर्स्ट और सेकंड नंबर पे H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। B2H6 मान लो THF में ले लिया। तो हमें मालूम है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में OH उस कार्बन पे जुड़ता है जो लेस हिंडर्ड हो, या ये कह सकते हैं कि एंटी मार्कोनी का एडिशन इसमें होता है। तो सिंपली जैसे प्रोपीन पे जुड़ना है, तो प्रोपीन में CH डबल बॉन्ड CH में जिस CH पे CH3 जुड़ा वहां सब्स्टिट्यूएंट है तो वो मोर हिंडर्ड है, और जो कॉर्नर वाला CH2 है वो लेस हिंडर्ड है। तो लेस हिंडर्ड पर OH जाके जुड़ता। तो अब इसमें आप देखिएगा, इस वाले कार्बन के साथ एक तरफ ये CH3 लगा हुआ, एक तरफ ये आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, तो इसको बहुत हिंड्रेंस मिल रही है। तो B2H6 इस पर डायरेक्ट बोरोन अटैक नहीं कर पाएगा। तो अभी इस वाले कार्बन पे हमारा OH आके लगेगा, इस वाले कार्बन पे OH आके लगेगा। अब इसमें हालांकि वही कहानी है कि आप इसको वैसे भी देख सकते थे कि एंटी मार्कोनी काफ एडिशन होगा। मार्कोनी काफ एडिशन के हिसाब से अगर हम लोग इसका नॉर्मल हाइड्रेशन करते तो इस पर OH आके लगता, जिस पे कम से कम H है, और अब इस पे जाके जुड़ रहा है जिस पे ज्यादा से ज्यादा H है। तो अगर आप इसका लेस हिंडर्ड और मोर हिंडर्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखना चाह रहे तो आप ऐसे भी एंटी मार्कोनी काफ भी देख सकते हैं। अब हमने इसको उठा के यहां पर ले आए हैं और डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। अब इसको यहां पर ले आए और डबल बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया। जब डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, ये डबल बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया, सिंगल बॉन्ड लगा दिया है, और अब हम लोग ने यहां पर OH जोड़ दिया है और यहां पर H जोड़ दिया। अब जब हम लोग यहाँ इसको कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में लेके जाएंगे, तो कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में जब आप इसको लेके जाएंगे तो ये वाला OH यहां से रिमूव हो जाएगा और एक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये वाला OH यहां से रिमूव करके एक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कर देते हैं हम लोग। अब हम लोग ने इसको यहां से ले आके ये बना दिया। अब ये कार्बोकैटायन बेटा कौन सा है, 2 डिग्री है। अगर इसमें हाइड्राइड शिफ्ट लग जाए, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लगने पर मेरा ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग ने इसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लगा लिया। और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लगा के ये बना लिया। अब देखिए, अब सेटजेफ रूल लगाना है कि कहां से हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। तो इसके पास 2H, इसके पास 3H, इसके पास 1H, तो हाइड्रोजन यहां से रिलीज होगा। तो जब हाइड्रोजन यहां से रिलीज होगा तो मुझे फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट ये होगा, ये CH3 एज इट इज आ जाएगा,
ये CH3 एज इट इज आ जाएगा, ये C, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH3 सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग जिसके पास कार्बोकैटायन के बगल वाले कार्बन पे यानी अल्फा कार्बन पे जिसके पास सबसे कम H होते हैं उसी से H विड्रॉ किया जाता है। और ये अपना जैसे था वैसे रहेगा, CH2 CH2 CH3। तो दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट। अब ये मेजर प्रोडक्ट हमें पहचानना है कहाँ पर है, तो ये मेजर प्रोडक्ट थर्ड है, यानी इसको हम लोग बी कहेंगे। ये बी बन गया, और बी मुझे यहाँ पे पहचानना है कि बी क्या है, द मेजर प्रोडक्ट बी। सो मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाऊंगा। 56 क्वेश्चन देखिएगा। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज हैव आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन इन ऑल द पोजीशन एक्सेप्ट पोजीशन। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद करो क्या होता है, ये ग्लूकोज है CHO, इधर OH, इधर OH, थर्ड पे लेफ्ट साइड में OH होगा, फोर्थ में राइट साइड में OH होगा, फिफ्थ में राइट साइड में OH होगा, और CH2OH होगा। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब अगर इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की जगह पर हम लोग बनाना चाहते हैं गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, तो गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में सब कुछ ग्लूकोज की तरह रहता है, बस फोर्थ कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। 1 2 3 4 5 6। अब जैसे यहाँ OH राइट साइड है सेकंड कार्बन पे, तो इसके सेकंड कार्बन पे OH राइट साइड होगा, थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड होगा, फोर्थ कार्बन पे राइट साइड है लेकिन यहां पर लेफ्ट साइड होगा। ये बेटा अब अगर आप देखो तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जो अंतर आ रहा है वो कहां पे आ रहा है, 1 2 3 फोर्थ पे आ रहा है। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4। तो फोर्थ कार्बन में ग्लूकोज में OH राइट साइड है और गैलेक्टोज में लेफ्ट साइड है, इसलिए मेरा C4 यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 57 पे। तो 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 57 पे जाएंगे। मुझे पहचानना है कि कौन कैसा है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो देखने में पता चलेगा कि होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। तो होमोसाइक्लिक मीन्स जिसमें सब कार्बन हो, कोई हेट्रो एटम ना हो। तो अभी यहाँ पर सारे कार्बन है, यहाँ पे हेट्रो एटम है, यहाँ पे हेट्रो एटम है, ये दो तो हो नहीं सकते। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा, और इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा हमारा ए का सेकंड। तो ए का सेकंड दो जगह, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड ये दो हैं, और इसमें हमारे पास कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है, तो ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। इसमें हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही हैं, और ये एक लोन पेयर से 2 और इंट्रोड्यूस हो गए, यानी ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इस तरह से देखो तो बी से 4 मैच हो जाएगा। तो बी से 4 मैच हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। बाकी आप चाहो तो और भी मैच कर सकते हो, लेकिन हमने इसका फर्स्ट ऑप्शन सही कर लिया। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है। तो यहाँ पर देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये एलिसाइक्लिक है कंपाउंड है, और सी का फर्स्ट हो गया, सी का फर्स्ट। हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक, तो थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, एथेन एथीन एसिटिलीन और बेंजीन में हमको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। तो एथेन का स्ट्रक्चर आप देखिए, एथेन ये है, ये एथेन है। तो इसका जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है एथेन में। फिर एथीन आ गया, एथीन का ये स्ट्रक्चर है,
तो इसका जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है। फिर एसिटिलीन आ गया, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। फिर बेंजीन आ गया, बेंजीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो है, लेकिन यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से रेजोनेंस है। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा, यानी 2 और 1 के बीच में। तो आप लोग जानते हैं बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है बॉन्ड ऑर्डर के। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो एथेन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, यानी कि फर्स्ट वाले की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें 3 ऑप्शन में फर्स्ट वाले की। फिर सेकंड नंबर पे बॉन्ड ऑर्डर किसका है 1.5, तो हमारे पास बेंजीन आ जाएगा, यानी कि फोर्थ। तो फर्स्ट के बाद फोर्थ किस में आ रहा, थर्ड में आ रहा। आगे चेक कर लेते हैं। फिर बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा है, हाई बॉन्ड ऑर्डर 2, यानी इथीन का, यानी कि सेकंड। तो सेकंड आ गया। और सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, एसिटिलीन का, एथाइन का। तो एसिटिलीन यानी कि थर्ड। तो थर्ड सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होगी क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। अब मुझे यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में काउंट करने। तो बना लेते हैं। ये CH3 है, ये C है, ये C, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। तो पहले चलिए सिग्मा काउंट करते हैं। तो सिग्मा आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 सिग्मा आ गए। तो ये तो 2 ऑप्शन लास्ट वाले गलत हो गए। अब पाई काउंट करते हैं। तो 1 2, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 3 4, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60। अब यहां मुझे कॉलम फर्स्ट में रिएक्टेंट्स दिए गए हैं जो एल्डिहाइड से या कीटोन से, मान लो एसीटोन से रिएक्शन कर रहे हैं। तो एसीटोन से रिएक्शन करने के बाद मेन प्रोडक्ट क्या होगा। तो हाइड्राजीन से अगर एसीटोन की रिएक्शन होगी तो हाइड्राजीन का फॉर्मूला ये होता है, तो H2O निकल जाएगा डायरेक्ट इस रिएक्शन में, तो NNH2 जुड़ जाएगा। तो CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड NNH2, यानी कि A के साथ थर्ड आएगा। A के साथ थर्ड एक ही ऑप्शन में है और वो भी थर्ड है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सेमी कार्बाजाइड B के साथ फर्स्ट आ जाएगा। रिएक्शन याद होगी आपको, फेनिल हाइड्राजीन ये है, तो C के साथ 4 आ जाएगा। तो B के साथ फर्स्ट, C के साथ 4, और हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH होता है, तो हमारा सेकेंड हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो गया। 61, पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। पेंटेन 2 ओन एक कीटोन है, पेंटेन 3 ओन कीटोन है, तो दोनों ही बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देंगे, दोनों ही फेलिंग टेस्ट नहीं देंगे। एल्डोल कंडेंसेशन दोनों ही देंगे क्योंकि दोनों के पास ही अल्फा कार्बन पे H है या अल्फा H है। आइडोफॉर्म टेस्ट पेंटेन 2 ओन तो देगा क्योंकि इसके कॉर्नर पे CH3CO ग्रुप है, लेकिन पेंटेन 3 ओन नहीं देगा क्योंकि इसमें CH3CO ग्रुप नहीं है। इसलिए हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट से इसको सेपरेट या डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ये देखो, ये हमको दिया गया है 2,4-DNP, 2,4-DNP का स्ट्रक्चर दिया गया है। 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन ये दिया है। और ये कंपाउंड को ब्रेडी रीजन भी कहते हैं। ये एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने के काम में आता है क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन इससे रिएक्शन करने के बाद
हमारा रेड या येलो कलर का सॉलिड बनाते हैं, रेड ऑरेंज येलो कलर का सॉलिड बनाते हैं। ये हमारा एथेनॉइल क्लोराइड है, ये एक एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, तो ये एसिड डेरिवेटिव है, ये रिएक्शन नहीं देगा। ये हमारा ईस्टर है, ये रिएक्शन नहीं देगा। ये हमारा एक एल्डिहाइड है, ये रिएक्शन दे देगा। ये एमाइड है, ये रिएक्शन नहीं देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एल्डिहाइड दैट डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जरूरी चीज है अल्फा एच होना चाहिए या अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, लेवाइल हाइड्रोजन जो आसानी से मूव कर पाए। तो हमारा जो ट्राइक्लोरोएथेनॉल है, ये ट्राइक्लोरोएथेनॉल है, इसके अल्फा कार्बन पे कोई भी एच मौजूद नहीं है, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे पाएगा। फिर हमारे पास जो बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, इसके पास भी अल्फा कार्बन पे कोई एच नहीं है, इसलिए ये भी हमारा ये टेस्ट नहीं दे पाएगा। एथेनॉल दे पाएगा, एथेनॉल मतलब ये है 3, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। 2 फेनिल एथेनॉल दे पाएगा, इसमें एक C6H5 हो जाएगा, तो ये 2 फेनिल एथेनॉल हो जाएगा, तो ये दे सकता है एल्डोल कंडेंसेशन, ये दे सकता है। प्रोपेनॉल भी दे सकता है, ये प्रोपेनॉल है, इसके पास भी अल्फा एच है, तो ये भी दे सकता है। तो बी और ई नहीं देंगे, तो बी और ई वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड, क्योंकि वो कह रहा है डू नॉट अंडरगोस, इसलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद द फॉलोइंग। अब फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नॉड रीजेंट की इन कीटोन्स और एल्डिहाइड से रिएक्शन करना है, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो रेट होती है वो हमारे क्राउडिंग के या स्टीयरिक फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी क्राउडिंग बढ़ेगी रेट उतना स्लो हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर केवल एक CH3 की क्राउडिंग है, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 CH3 की क्राउडिंग है, इसलिए स्लो हो जाएगा। यहाँ पे 2 बड़े बड़े फेनिल ग्रुप की क्राउडिंग है, तो और स्लो हो जाएगा। और वैसे भी एरोमेटिक कीटोन और एलिफेटिक कीटोन में एलिफेटिक कीटोन की रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होती है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दैट मीन्स सही आंसर फोर्थ हो जाएगा। 65 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एक्टिनॉइड्स। तो एक्टिनॉइड्स 90 से शुरू होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर 89 के बाद से, सही है, और 103 तक जाते हैं। दीज बिलोंग टू 7 पीरियड, बिल्कुल सही। 6 पीरियड में लेंथेनॉइड होते हैं और 7 पीरियड में एक्टिनॉइड्स होते हैं। 5F सबशेल इज द मेन फॉर रिसीविंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन, जी हाँ बिल्कुल सही है। जो एक्टिनॉइड है उनका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है Rn, रेडॉन, 5F, 6D, 7S, और ये हमारा Rn86 है। तो अगर जैसे मैं 90 का या 91 का लिखना है तो पहले 86 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, बचेगा 4, 5 जो भी, तो फिर S में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन S में भर जाएंगे, फिर D में देखेंगे 0 या 1 होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन F में जाएगा। तो इसलिए ये वाली भी बात सही है, ऑल आर करेक्ट के साथ जाएंगे। ब्लॉक मिलाने हैं मेटल्स के लिए जनरल, तो अल्कली मेटल S ब्लॉक में पाया जाता है, P का 4, ट्रांजिशन मेटल D ब्लॉक में पाया जाता है, Q का 3rd, मेटलॉइड P ब्लॉक में पाए जाते हैं, यानी कि R का 1st, और लेंथेनॉइड्स हमारे F ब्लॉक में पाए जाते हैं, S का 2nd। तो कौन सा ऑप्शन सही बन जाएगा? P का 4, Q का 3rd, R का 1st, यानी कि 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमें ऑर्डर कंपेयर करना है, तो कार्बन के नीचे सिलिकॉन आया और फिर हमारे पास आ गया नाइट्रोजन और फास्फोरस। लेफ्ट से राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की, सिलिकॉन से ज़्यादा फास्फोरस की।
और कार्बन और सिलिकॉन में भी कार्बन की ज़्यादा। तो इस तरीके से सिलिकॉन की सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा फास्फोरस की होगी, उससे ज़्यादा कार्बन की होगी, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन की होगी। और इसको हम लोग एक ट्रिक से भी याद कर लेते हैं, फंकल ब्रिस्की से पागल होना सीखो। तो फंकल में FONCl आ जाता है सबसे ज़्यादा, फिर ब्रिस्की में BRSCI आ जाता है उससे थोड़ा कम, तो BR फिर SCI आ जाएगा। तो अभी कार्बन सबसे, फंकल में N सबसे हाईएस्ट, फिर कार्बन आ गया, पागल सबसे लास्ट में आता है, सॉरी सीखो सबसे लास्ट में आता है, पागल उससे ज्यादा आता है। तो सिलिकॉन से ज्यादा फास्फोरस, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, NO2 में आप आइए, NO2 का ये स्ट्रक्चर है NO2 प्लस का, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है इसलिए 180 डिग्री होता है। NO2 का ये स्ट्रक्चर है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन बॉन्ड एंगल 132 या 134 तक चला जाता है। और फिर NO2 माइनस में ये कंडीशन होगी, इस तरीके कंडीशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा बट यहाँ पर लोन पेयर होने की वजह से बॉन्ड एंगल 120 से थोड़ा कम यानी 119 तक आ जाएगा। इस वजह से NO2 प्लस का सबसे ज़्यादा होगा, और ये देखिए NO2 प्लस का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद NO2 का है, और सबसे कम NO2 माइनस का। तो इस तरह से बेटा हमने अपने वाले पार्ट के क्वेश्चन आपको डिस्कस किए, बाकी क्वेश्चन विजय सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 68 तक संजीव सर ने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 69 ऑनवर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर 69 बेटा, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मॉलिक्यूल। तो देखो बेटा, SiF4 जो आपका है बेटा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ये बेटा क्या है, टेट्राहेड्रल, कोई लोन पेयर नहीं है इसका बेटा, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। SF4 बेटा देखो, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सीसा शेप होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर है, एक बेटा लोन पेयर है, तो ये इसका बेटा सीसा टाइप का होगा। तो बेटा इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि ये वाले तो एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, लेकिन जो बेटा इक्वेटोरियल पे है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा बेटा। अब HCF4 देखो बेटा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। ये बेटा आपका 4 बॉन्ड पेयर है, तो इधर कर लेते हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 बॉन्ड पेयर है, और एक बेटा 2 लोन पेयर है बेटा। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो देखो बेटा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको, इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, 0। ठीक है ना, यहाँ पर बेटा 0, यहाँ बेटा 0 आपका नहीं है। और ये देखो बेटा, ये भी आपका sp3 है, टेट्राहेड्रल है, कोई लोन पेयर नहीं है बेटा, इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। तो हम नॉन जीरो ढूंढ रहे हैं, आंसर बेटा 69 का क्या हो गया, सेकंड। 70 का देखो, 2 फ्लास्क A और B है, A और B 2 फ्लास्क है, वॉल्यूम बेटा दोनों का सेम है। पहले फ्लास्क में देखो बेटा अमोनिया है, दूसरे में सल्फर डाइऑक्साइड है, दोनों का बेटा वॉल्यूम सेम है।
अंडर सिमिलर कंडीशन का मतलब दोनों का बेटा प्रेशर भी सेम है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। तो अवोगैड्रो प्रिंसिपल क्या कहता है? अंडर सिमिलर कंडीशन जो रेशियो बेटा वॉल्यूम में होता है वही बेटा मोल या मॉलिक्यूल में। तो देखो वॉल्यूम बेटा क्या है? सेम। तो मोल भी बेटा क्या होगा? सेम। ठीक। मॉलिक्यूल भी बेटा क्या होगा? सेम। मॉलिक्यूल सेम होगा। ठीक। लेकिन बेटा देखो इसकी एटॉमिसिटी 4 है, इसकी एटॉमिसिटी 3 है। हमने मॉलिक्यूल नहीं पूछा, क्या पूछा है बेटा? एटम। तो जब आप एटम में जाओगे तो बेटा इसमें एटम कितने होंगे? 4n। इसमें बेटा कितने होंगे? 3n। तो क्लियरली बेटा वॉल्यूम अंडर सिमिलर कंडीशन अगर वॉल्यूम सेम है तो बेटा मोल सेम होगा, मॉलिक्यूल सेम होगा, लेकिन बेटा एटम सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन उसका अवोगैड्रो से कोई लेना देना नहीं। अवोगैड्रो केवल मोल और मॉलिक्यूल तक है। ठीक है ना? एटम में जाना है तो बेटा मॉलिक्यूल को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करो। क्लियरली दिख रहा है एटॉमिसिटी डिफरेंट है, इसलिए बेटा एटम डिफरेंट होगा। और 4n इज ग्रेटर देन 3n, तो बेटा पहले वाले में एटम के नंबर दूसरे से ज्यादा। ठीक। तो 70 का आंसर बेटा फर्स्ट। 70 का आंसर फर्स्ट। अब देखो बेटा नेक्स्ट 71। इन एच एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम 6 to 2, 6 से 2। कह रहा कितनी लाइन डेवलप होगी, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन लगा दी, बामर सीरीज वाली नहीं लेनी है। तो बामर सीरीज वाली मतलब 6 से 2 वाली नहीं लेनी, 6 से 3 तक की लेनी है। तो बामर सीरीज मतलब आपको 2 वाली नहीं लेनी है, ये वाली लेनी है। क्या फार्मूला होता है बेटा? n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो 6 माइनस 3 बेटा 3 हो गया, सात में 3 गया बेटा 4 हो गया, डिवाइड बाई 2। तो 4 3 12 में 2 6 हो गया। आंसर बेटा ये हो गया, सॉरी आंसर फर्स्ट। और अगर बेटा ये ब्रैकेट वाली कंडीशन नहीं लगी होती, 6 2 अगर 2 होता, ब्रैकेट वाली कंडीशन ना लगी होती, तब बेटा आंसर होता 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 4, सात में 2 गया 5, तब बेटा आता 10। अगर ये ब्रैकेट के अंदर चीज ना लिखी होती तो आंसर होता सेकेंड। चूंकि बामर सीरीज को हमें छोड़ देना है तो आंसर होगा फर्स्ट। फिर देखो बेटा आपके पास एक ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ट्वाइस ऑफ ए सॉलिड 3b गैस गिव्स 3c गैस प्लस डी प्लस क्यू। रिएक्शन बेटा आपका एक्सोथर्मिक है, लेकिन चूंकि हम प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं, एक्सो एंडो से लेना देना नहीं। जब प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं तो सबसे पहले बेटा क्या निकालते हैं? डेल्टा एनजी। तो डेल्टा एनजी निकालने में इसको लेंगे नहीं, 3 प्लस 1 4। बेटा डेल्टा एनजी क्या है? 1। डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है, यानी फॉरवर्ड में जाने पे नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं। अब जरा आप देखो बेटा, प्रेशर रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है ना? प्रेशर घटाओगे तो बेटा वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज। प्रेशर घटा, प्रेशर बेटा आप घटा रहे हो, 1 आप। वॉल्यूम बेटा क्या होगा? इंक्रीज। एक्टिव मास क्या होगा? डिक्रीज। एक्टिव मास डिक्रीज। एक्टिव मास डिक्रीज करेगा तो रिएक्शन बेटा किधर जाएगी? रिएक्शन गोज इन दैट डायरेक्शन
वेयर एक्टिव मास इंक्रीजेस, यानी बेटा डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0। और आपकी रिएक्शन भी बेटा क्या है, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, यानी रिएक्शन बेटा किधर जाएगी, फॉरवर्ड। ठीक है ना। तो देखो बेटा आपकी प्रेशर डिक्रीज करने पर रिएक्शन किधर जा रही, फॉरवर्ड। अब अपना ऑप्शन देखो बेटा, अपना ऑप्शन देखो, 7 अमाउंट ऑफ सी एंड डी डिक्रीज, गलत, फॉरवर्ड जा रही बेटा इंक्रीज। अमाउंट ऑफ सी एंड डी इंक्रीज, सही है। अमाउंट ऑफ डी डिक्रीज, गलत। ऑल द अमाउंट रिमेन कांस्टेंट, गलत। तो करेक्ट आंसर बेटा 72 का सेकेंड। तो देखो बेटा जब भी हमको प्रेशर का इफेक्ट देखना होता है तो सबसे पहले बेटा हम लोग डेल्टा एन जी निकालते हैं। इसका डेल्टा एन जी बेटा क्या है, +1, यानी ग्रेटर देन 0। तो आप देखो बेटा, यानी फॉरवर्ड में जाने पर एक्टिव मास क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा। आप प्रेशर घटा रहे हो, प्रेशर घटाओगे तो बेटा वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एक्टिव मास डिक्रीज करेगा। ली चैटलियर क्या कहता है, रिएक्शन उधर जाएगी जिधर एक्टिव मास बेटा इंक्रीज करे। इंक्रीज किस में करता है, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 में। आपकी रिएक्शन भी क्या है, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, यानी नेट में रिएक्शन किधर जा रही, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाने पर सी और डी बेटा क्या होगा, इंक्रीज। पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, डिक्रीज, इसलिए बेटा पहला गलत दूसरा सही। 72 का सेकेंड। अब जरा देखिए बेटा 73 देखिए बेटा वंस अगेन आयनिक का क्वेश्चन है ये। H2S डिसोसिएट हो रहा बेटा ट्वाइस ऑफ H+ S डबल माइनस। अब देखो बेटा H2S एक वीक एसिड है, आप इसमें बेटा क्या ऐड कर रहे हो, एक्वस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी H+ ऐड कर रहे हो। H+ बेटा क्या है, कॉमन आयन है, तो एक कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन है। रिएक्शन बेटा किधर जाएगी, बैकवर्ड। H+ ऐड करने पे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और जब अगर बैकवर्ड जाएगी बेटा तो बैकवर्ड जाने पर बेटा क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटेगा और सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड जा रही। बैकवर्ड जाने पर बेटा आपका सल्फाइड आयन क्या होगा, कंज्यूम होगा, बेटा इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, घटेगी। तो 73 का आंसर फर्स्ट। नॉट अफेक्टेड गलत, इंक्रीज गलत, ठीक, और ये तो गलत है ही है। तो 73 का बेटा फर्स्ट। 74 वंस अगेन देखो आयनिक का क्वेश्चन है। देखो यहाँ क्या लिखा है, किस पीएच पर प्रेसिपिटेट बिगेन होगा। जब भी बेटा बिगेन टू प्रेसिपिटेट लिखा हो तो हमेशा आयनिक प्रोडक्ट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर लेके सॉल्व किया करें। आयनिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए Mg++ OH- का स्क्वायर, और KSP की वैल्यू देखो दी है 1 × 10⁻11। Mg++ देखो बेटा कितना दिया है, 0.1। OH- का बेटा क्या हो गया, स्क्वायर, 1 × 10⁻11। तो OH- बेटा कितना हो गया, स्क्वायर रूट ले लो, 1 × 10⁻5। POH बेटा कितना हो गया, 5। pH बेटा कितना हो गया, 9। तो देख लो pH 9 वाला ऑप्शन बेटा फर्स्ट। 74 का बेटा फर्स्ट। 75 देखो बेटा थर्मो का क्वेश्चन है। आपको बेटा देखो वर्क डन पूछ रहा है किस कंडीशन पे, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। केवल बेटा वर्क डन का मतलब फार्मूले पे क्वेश्चन है। W बराबर बेटा क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी एक्सपेंशन, P एक्सटर्नल V2 - V1। तो बोलो बेटा P एक्सटर्नल कितना दिया है, 1 atm। V2 बेटा कितना दिया है, 13 - 3 dm क्यूब।
डीएम क्यूब का मतलब लीटर, तो ये बेटा -10 ATM डीएम क्यूब हो गया। तो बेटा पहला आंसर। और बाय द वे अगर आंसर जूल में पूछा होता तो आप सबने बेटा याद किया होगा 1 ATM बराबर 101.3 जूल। तो 75 का बेटा फर्स्ट। 76 ये भी देखो थर्मो का बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूले पर इंट्रोपी चेंज निकालना है। किसका बेटा? सिलेंडर में आइडियल गैस है, प्रोसेस बेटा कैसा है? रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल। डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन बेटा, डेल्टा एस माइनस 2.303 एन आर, टी नहीं होता बेटा, वर्क डन के फार्मूले से टी हटा दिया करो, फार्मूला किसका हो गया? एंट्रोपी का। -2.303, एन की वैल्यू बेटा 5, आंसर चाहिए जूल में 8.31, लॉग 80/8, तो ये बेटा लॉग 10 हो गया 1, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 पंचे 40 दूनी 90, 90 के आसपास ऑप्शन बेटा कौन सा है? दिस वन। और चूंकि एक्सपेंशन है तो एंट्रोपी बेटा क्या होगी? बढ़ेगी, प्लस नहीं माइनस नहीं प्लस होगा, 95.73। बेटा एक्सपेंशन है तो वर्क डन निगेटिव होता है, एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, पहले हमने गलत लिखा था, सही कर दिया उसको। तो 76 का थर्ड। 77 देखो, कह रहा बेटा केसीएल का ऑस्मोटिक प्रेशर किसके क्लोज यानी किसके बराबर होगा? तो देखो बेटा इसमें हम लोग क्या देखते हैं? आई इंटू सी। तो जहां आई इंटू सी बराबर हो जाए तो पहले जरा इसका आई इंटू सी निकाल। पहले सी देखो, 7.45 इंटू 1000, परसेंटेज में वॉल्यूम कितना होता है? 100, ये बेटा 74.5, ठीक है ना? तो मोलैरिटी बेटा कितनी आ गई? 1। तो आपके केसीएल का बेटा आई इंटू सी कितना हुआ? 2 इंटू 1 यानी 2। अब आपने ऑप्शन देखो जहां बेटा जिसमें 2 इंटू 1 दिख जाए, देखो बेटा इसकी सुक्रोज की अगर आप मोलैरिटी निकालोगे तो 34.2 इंटू 1000 अपॉन 342 इंटू 100, ये बेटा 1m आएगा। इसकी भी मोलैरिटी निकालोगे बेटा तो 6 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 100, इसकी भी मोलैरिटी बेटा 1m आएगी। ठीक, अब जरा देखो बेटा आई इंटू सी निकालो सबका। तो पहले का देखो आई कितना है? 1 इंटू 1 हो जाएगा। इसका देखो बेटा, इसका भी 1 इंटू 1 हो जाएगा। इसका बेटा 1 इंटू 2 हो जाएगा। इसका बेटा 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो देखो आपके केसीएल का आई इंटू सी कितना है? 2। तो चारों ऑप्शन में 2 किस में दिख रहा है? थर्ड में, तो थर्ड बेटा आंसर। तो यहाँ पर बेटा इसकी मोलैरिटी पहले निकालनी पड़ेगी। देखो हमने निकाली 1 आया, 6% की मोलैरिटी 1 आया, इसकी मोलैरिटी 1 आया, फिर आई इंटू सी देख लिया। तो जिसका आई इंटू सी बेटा इक्वल होता है उसका बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल होती है। अगला देखिए बेटा, हाईएस्ट वेपर प्रेशर। वंस अगेन बेटा क्या देखेंगे? आई इंटू सी। जहां आई इंटू सी बेटा हाईएस्ट होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है? लोवेस्ट। और जहां पर बेटा आई इंटू सी लोवेस्ट होता है वहां पर वेपर प्रेशर क्या होता है? हाईएस्ट। तो 78 देखो बेटा, इसका वांट ऑफ फैक्टर आई आई इंटू सी देखो बेटा, 3 इंटू 0.1, 1 इंटू 0.1, 3 इंटू 0.1, 4 इंटू 0.1। ठीक, तो बेटा आई इंटू सी लोवेस्ट, जहां पर आई इंटू सी क्या हो गया? लोवेस्ट, वहां वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर विल बी हाईएस्ट। तो आपका आंसर बेटा 78 का हो गया सेकंड। अगर आप वेपर प्रेशर का अगर ऑर्डर देखते
तो फर्स्ट और थर्ड का वेपर प्रेशर क्या होगा, सेम। 1 और 3 का वेपर प्रेशर सेम होगा। सबसे ज्यादा बेटा किसका होगा, फोर्थ का। 1 और 3 का सेम, 2 का सबसे कम। फिर देखो बेटा, गैल्वेनिक सेल है, आप सबको मालूम है गैल्वेनिक सेल में दो हाफ सेल होते हैं, वन इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा बेटा रिडक्शन हाफ सेल। तो गिवन गैल देखो बेटा, कॉपर सिल्वर गैल्वेनिक सेल है। कॉपर बेटा क्या, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, सिल्वर बेटा रिडक्शन हाफ सेल। गैल्वेनिक सेल में बेटा ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। वहां पे बेटा क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ से कहाँ मूव होगा, एनोड से कैथोड की ओर। ये डायरेक्शन बेटा किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की। और ये डायरेक्शन बेटा किसकी होती है, करंट की। तो आपसे बेटा क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बेटा कहां से कहां जाएगा, कॉपर टू सिल्वर। और अगर करंट पूछता तो बेटा सिल्वर टू कॉपर। और ये याद रखिएगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा बेटा रिडक्शन होता है। ठीक है ना, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। और बेटा गैल्वेनिक सेल में एनोड निगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। फिर देखो बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, पीएच दिया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा। अब देखो इन्होंने बेटा ये नहीं लिखा कौन सा, तो जब ये ना लिखा हो कौन सा, तो आईयूपीएसी कहता है बेटा कि हमेशा हम रिडक्शन की बात करते हैं। 0.059 पीएच माइनस 0.059 इंटू 2 माइनस 0.118 वोल्ट। आंसर 80 का बेटा सेकेंड। फिर सोडियम सल्फेट एक्वस, एक्वस Na2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो। तो देखो यहाँ पर बेटा दो इलेक्ट्रोलाइट है, Na2SO4 सॉल्यूट, वाटर बेटा सॉल्वेंट। ठीक, तो बेटा एनोड पर कौन दो आयन अट्रैक्ट होंगे, OH माइनस और सल्फेट आयन। बेटा कौन ऑक्सीडाइज होगा, OH माइनस। और ये ऑक्सीडाइज होके बेटा क्या देगा, O2। कैथोड पर बेटा कौन पहुंचेगा, Na प्लस पहुंचेगा और बेटा H प्लस पहुंचेगा। ये नहीं होगा बेटा, ये होगा, और H प्लस रिड्यूस होके बेटा क्या देगा, हाइड्रोजन। तो देखो बेटा, एनोड पे ऑक्सीजन मिलेगी, कैथोड पे रिडक्शन मिलेगा। तो एक्चुअल में देखो बेटा, सोडियम सल्फेट का ना तो केटायन बेटा आपका पार्टिसिपेट कर रहा, ना एनायन पार्टिसिपेट कर रहा। तो सॉल्यूशन में ये दोनों आयन एज इट इज है, एज इट इज Na2SO4 है। एक्चुअल में इलेक्ट्रोलिसिस किसकी हो रही, वाटर की। तो सोडियम सल्फेट इलेक्ट्रोलिसिस के पहले भी न्यूट्रल था सॉल्यूशन, तो वाटर की बेटा इलेक्ट्रोलिसिस हो रही, सोडियम सल्फेट तो स्टिल है, तो बेटा इसकी भी पीएच अब भी ये क्या रहेगा, न्यूट्रल। पीएच बेटा क्या होगी, नो चेंज। तो हम कह जरूर रहे हैं बेटा कि सोडियम सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही, एक्चुअल में बेटा इलेक्ट्रोलिसिस किसकी हो रही, वाटर की। हाँ, यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन ये भी बनता है, पूछे बेटा बताओ कंसंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी, चूंकि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही, सॉल्वेंट डिक्रीज हो रहा, तो कंसंट्रेशन बेटा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बट पीएच बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस 7, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस 7, नो चेंज। अगला देखिए बेटा, आपके पास ये रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। देखो बेटा, ये कह रहे हैं आपका रेट लॉ क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बेटा 1 है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बेटा हाफ है। अब ये कह रहे हैं बेटा हमने दोनों को 4 टाइम्स कर दिया, चलो नया रेट पूछ रहा है, 4 टाइम्स कर दो, के 4A कर दो, और यहाँ बेटा 4B की पावर हाफ हो गया। तो ये बेटा क्या होगा, 4 ये बाहर आ जाएगा,
4 की पावर हाफ के ए बी की पावर हाफ। तो ये बेटा कितना, ये 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, और ये बेटा पुराना रेट हो गया। तो कितने टाइम्स हो गया बेटा 8 टाइम्स। फिर देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच बेटा कितना दिया है +10, एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड बेटा कितना दिया है +15, एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड बेटा B2A पूछ रहा है। तो सिंपल बेटा हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड। अब जरा देखो बेटा, यहाँ क्या रखोगे 10, यहाँ क्या रखोगे 15, ये EAB हो गया। अब EAB बेटा क्या होगा 15 माइनस 10 बेटा 5। तो देखो 5 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, 5 वाला बेटा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बैकवर्ड की बेटा 5 होगी, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, तो क्वेश्चन कॉमन हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर एक्चुअल में 5 होना चाहिए था, कॉमन हो जाएगा ये। फिर देखिए 84, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O2 ऑक्सीडाइज बाय 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम। ठीक है ना, तो इसमें सिंपल बेटा फॉर्मूला क्या लगाते हैं, N1 इंटू मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर N2 इंटू मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो बेटा MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में बेटा किस में कन्वर्ट होता है, Mn डबल प्लस में, +7 से बेटा क्या होगा +2, चेंज कितने का होगा बेटा 5, मोल इसका कितना लिया 1, यहाँ पर बेटा N2 रिड्यूसिंग एजेंट के मोल मान लो X, H2O2 बेटा किस में ऑक्सीडाइज होगा O2 में, -1 से क्या 0, N बेटा क्या होगा 2 इंटू 1। ठीक, तो ये 2 हो गया, तो X बराबर बेटा क्या आ गया 5/2। 85 देखो बेटा, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें बेटा 17, इसमें बेटा कितना है 9, 8 7 15, इसमें देखो बेटा 14, इसमें बेटा कितना हो जाएगा 18। अब जरा O2 O2 माइनस और O2 डबल माइनस का देखो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल, सॉरी, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। अब अगर देखो बेटा हम 16 भरें, 16 17 18, तो देखो यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 15 16 17 18। ठीक है ना, तो आप देखो बेटा 16 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, O2 में बेटा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक, O2 माइनस में अगर आप देखोगे तो बेटा 1 अनपेयर्ड हो गया, ठीक, और O2 डबल माइनस में बेटा 0 हो गया।
अब जरा NO में देखो बेटा, NO में कितना है 14, और CN माइनस, सॉरी NO बेटा 15 है, और CN माइनस बेटा कितना है 14 है। इसमें बेटा 14 अगर आप भरोगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz। तो देखो बेटा, दो 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 दो, यहाँ 14 हो गए। इसके बाद बेटा पाई स्टार 2px होगा, यहाँ एक। तो 14 में देखो बेटा 0 अनपेयर्ड होगा, और 15 में बेटा एक अनपेयर्ड होगा। तो देखो अनपेयर्ड बेटा वाला कौन है? अनपेयर्ड बेटा किसमें है? NO में। अनपेयर्ड बेटा किसमें है? इसमें। और किसमें नहीं है बेटा? इसमें नहीं है। वन अनपेयर्ड पूछ रहा है, तो वन अनपेयर्ड बेटा, वन अनपेयर्ड किसमें किसमें हो गया? वन अनपेयर्ड। तो वन अनपेयर्ड बेटा किसमें हो गया? एक तो बेटा NO में हो गया, O2 में बेटा दो, और एक बेटा O2 माइनस में हो गया। तो कितने हो गए बेटा? दो। 85 का आंसर बेटा फर्स्ट। अब जरा 86 देखो बेटा, स्टेटमेंट है कोवलेंट रेडियस डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू लेड। बेटा गलत। रेडियस यानी साइज टॉप टू बॉटम बेटा क्या होता है? इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम कार्बन टू बी डाउन द ग्रुप ग्रेजुअली। गलत, ग्रेजुअली नहीं होता बेटा। आप देखोगे तो बेटा लेड की एसेंस से स्लाइटली ज्यादा होती है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा बेटा कार्बन की होती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की बेटा लगभग, सिलिकॉन जर्मेनियम और बेटा एसएन की लगभग बराबर होती है, और पीबी की बेटा एसएन से ज्यादा होती है। इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ये गलत है आपका। मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ कार्बन बेटा 4 होता है, सही है, ठीक है ना। अदर एलिमेंट बेटा एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि उन पर डी ऑर्बिटल सही है। हैवियर एलिमेंट डू नॉट फॉर्म पी, ये पी पाई है बेटा, ये भी बेटा आपका सही है। कार्बन कैन एग्जिबिट निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, सही है बेटा। आप मीथेन देख लो, मीथेन में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या होती? -4, ये भी आपका सही है। तो पहले दो गलत हैं, बाकी सही है। तो सी डी ई देख लो बेटा कौन सा है? सी डी ई 76 का 86 का 4। 87 मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड ग्रुप के मेल्टिंग पॉइंट में बेटा एक ये ऑर्डर याद कर लीजिएगा, बैटिंग शॉर्टकट याद रख लीजिएगा। बैटिंग का मतलब सबसे ज्यादा बोरॉन, फिर बेटा एल्यूमिनियम, टी का मतलब थैलियम, आई का मतलब बेटा इंडियम, और सबसे कम बेटा गैलीलियम। तो देख लो बेटा ये कौन सा है? ए का बेटा बोरॉन, एल्यूमिनियम, थैलियम, इंडियम, गैलीलियम। तो ए का बेटा क्या हो गया? 4। ए का 4। तो देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन बेटा केवल एक ही है। बाकी आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस बेटा टॉप टू बॉटम ग्रेजुअली क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा बोरॉन की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर बेटा गैलीलियम की, फिर इंडियम की, फिर बेटा थैलियम की। रेगुलर ऑर्डर देखो किसमें दिख रहा बेटा? रेगुलर बेटा ऑर्डर किसमें दिख रहा है? थैलियम, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, रोडियम। तो सी का बेटा, बी का बेटा फर्स्ट हो गया। अब सी देखो, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा बेटा बोरॉन की होती है, फिर थैलियम की, एल्युमिनियम और गैलियम की लगभग सेम होती है। इनफैक्ट गैलियम की एल्युमिनियम से ज्यादा होती है। बराबर भी वाला ऑप्शन बराबर भी कह सकते हो, अदरवाइज होती स्लाइटली ज्यादा होती। तो ये बेटा सेकंड हो गया। और एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस बेटा आपका देखो सबसे ज्यादा थैलियम होता है। थैलियम का इंडियम से स्लाइटली ज्यादा होता है,
लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण। और बेटा एल्यूमिनियम का गैलियम से ज्यादा होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो डी का बेटा क्या हो गया, थर्ड। तो करेक्ट आंसर बेटा आपका सेकंड है। 88 देखो बेटा, ये कह रहे हैं चार कंपाउंड है अमोनियम डाइक्रोमेट। याद रखो बेटा, अमोनियम डाइक्रोमेट गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस मिलती है, नाइट्रोजन प्लस Cr2O3 मिलता है। KMnO4 की जब रिएक्शन HCl से कराते हैं तो 2KMnO4 प्लस बेटा 16HCl 2KCl प्लस 2MnCl2 8H2O प्लस 5Cl2। तो ए का बेटा हो गया आपका नाइट्रोजन यानी सेकंड, ए का सेकंड। बी का बेटा हो गया 4, सेकंड के बाद 4, सेकंड के बाद 4 बेटा केवल इसी में है। और एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब NaOH से कराते हैं तो बेटा हाइड्रोजन गैस मिलती है, प्लस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, NaAlO2 बनता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। और NaNO3 को गर्म करोगे तो बेटा ये NaNO2 बनाता है प्लस हाफ O2 बनाता है, ऑक्सीजन गैस। तो डी का बेटा हो गया थर्ड। तो 88 का करेक्ट आंसर बेटा थर्ड। 89 देखो बेटा, आप ट्रांजिशन एलिमेंट में बेटा लोअर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, बेसिक। हाईएस्ट में क्या होता है, एसिडिक। इन बिटवीन में बेटा क्या होता है, एम्फोटेरिक। तो देखो वेनेडियम बेटा +3 +4 +5 शो करता है तो लोवेस्ट में है, ये कैसा होगा बेटा, बेसिक। और ये भी कैसा होगा, बेसिक। जबकि अगर V2O5 हो तो हाईएस्ट होता है लेकिन फिर भी ये एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक होता है लेकिन ज्यादातर बेटा इसमें मोस्टली एसिडिक करेक्टर होता है। अब जैसे Cr है, Cr2O3 है, तो CrO3 अगर बेटा हाईएस्ट लोगे +6 तो ये बेटा आपका एसिडिक होता है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा एसिडिक होता है, लोवेस्ट में बेटा बेसिक होता है, और बेटा इन बिटवीन वाले में क्या होता है, न्यूट्रल। जैसे क्रोमियम बेटा अगर +4 है +5 है तो क्या होगा बेटा, एम्फोटेरिक। तो इसका आंसर बेटा थर्ड। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। क्या पूछ रहा बेटा, वेव नंबर। वेव नंबर मतलब लेमडा, ठीक है ना। तो देखो बेटा, आप सबको मालूम है यहाँ केवल हमको क्या देखना है, लिगेंड की स्ट्रेंथ। यहाँ सबसे बेटा स्ट्रॉन्ग इन चारों में कौन है, सीएन। सीएन के बाद बेटा कौन है, अमोनिया। अमोनिया के बाद कौन है, वाटर। वाटर के बाद बेटा क्या हो जाएगा, सीएल। तो जहां पर बेटा लिगेंड सबसे स्ट्रांग होगा वहां पर लैम्डा बेटा सबसे कम होगा, ठीक। और लैम्डा कम होगा तो वेव नंबर बेटा वहां सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो देखो बेटा, पहले हम लोग बेटा लैम्डा का ऑर्डर निकाल लें। तो जहां पर लिगेंड सबसे वीक होगा लैम्डा उसका सबसे ज्यादा। तो पहले बेटा लैम्डा का ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे ज्यादा लैम्डा बेटा किसका होगा, ए का। फिर बेटा लैम्डा किसका ज्यादा होगा, ABC, ये डी। उसके बाद बेटा
एक मिनट, वाटर सबसे वीकेस्ट लिगेंड है ना, तो सबसे ज्यादा बेटा लैम्डा किसका होगा, डी का। और डी के बाद देखो अगर ए और सी में देखो तो बेटा अमोनिया कॉमन है, तो उसके बाद बेटा किसका होगा, ए का। ए के बाद बेटा किसका होगा, सी का। और सबसे कम लैम्डा बेटा किसका होगा, बी का। तो अब 1/लैम्डा देख लो, उल्टा कर दो, सबसे ज्यादा बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर बेटा ए हो जाएगा, फिर बेटा डी हो जाएगा। तो 90 का करेक्ट आंसर बेटा थर्ड। याद रखो लीगेंड की बेटा स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, ठीक, सी एफ एस ई उतना ज्यादा होगा उसका, लैम्डा बेटा उतना कम होगा, 1/लैम्डा यानी वेव नंबर उतना ज्यादा होगा। तो बेटा ये जो आज आपका एफएसटी ऑनलाइन है उसका डिस्कशन हो गया। पहले बेटा संजीव सर ने किया, फिर बेटा हमने किया। उम्मीद करते हैं कि बेटा हम दोनों के लिए डिस्कशन से जो भी आपकी क्योरीज होंगी वो कंप्लीट हो जाएंगी। ओके बेटा, थैंक यू।